इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, आईएफपीएच निरंतर दैनिक वेबिनार आयोजित करता है। 7:30 से 8:30 हमारा हिंदी सेशन होता है। 8:30 से 9:30 हमारा इंटरनेशनल इंग्लिश सेशन होता है और 9:30 से 10:30 हमारा लोकल मलयालम सेशन। तो आज का भी सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी डेली प्रेयर करेंगे। तो आज का हमारा 770वां सेशन है और जो हमारे आज के गेस्ट स्पीकर हैं वो हैं डॉक्टर जितेंद्र त्रिवेदी। डॉक्टर जितेंद्र त्रिवेदी जी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ आईएफपीएच दैनिक वेबिनार में। डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी बीएचएमएस हैं गाजीपुर से और 2014 से प्रैक्टिस कर रहे हैं इन अवधेश मेमोरियल होम्योपैथिक क्लिनिक कानपुर में। तो डॉक्टर जितेंद्र जो आज जिस टॉपिक पे अपना सेशन करेंगे वो है रोल ऑफ होम्योपैथी इन स्किन, यानी कि त्वचा रोग में होम्योपैथी क्या भूमिका निभाती है। कल भी हमारा स्किन पे सेशन हुआ था, आज भी हमारा एक तरह से स्किन पे ही सेशन है। तो डॉक्टर जितेंद्र आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं सेशन। नमस्कार नेहा जी। जैसा कि डॉक्टर नेहा ने बताया कि कल भी हमारा स्किन पे ही सेशन हुआ था, डॉक्टर ढोले सर ने किया था। मैं कुछ समय के लिए जुड़ा भी था। बहुत अच्छा सेशन था और उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे केसेस दिखाए। तो मैं भी उनमें से तीन, मतलब उसी तरह के तीन केसेस पे डिस्कस करूंगा, तीन तरह की बीमारियों पे डिस्कस करूंगा। और सबसे पहले मैं अपने सभी गुरुजनों को जो भी जुड़े हों उनको प्रणाम करते हुए सेशन का शुरुआत करता हूं। तो स्किन डिजीजेज में बहुत तरह की स्किन डिजीजेज होती हैं, लेकिन उसको होम्योपैथी में कैसे ट्रीट करेंगे उस पे आज का सेशन है। कुछ केसेस जो मेरे द्वारा ठीक हुए हैं उन्हीं पे मैं आगे डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि मैंने क्या देखा, कैसे देखा और स्किन डिजीजेस को कैसे होम्योपैथी द्वारा इजिली ठीक किया जा सकता है। तो मैं सबसे पहली बीमारी एक सबसे पहले मैं अर्टिकेरिया पे, कल डॉक्टर धोले सर ने भी अर्टिकेरिया पे ही सबसे पहला केस डिस्कस किया था। तो क्या मैं डॉक्टर नेहा स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? तो सबसे पहले अर्टिकेरिया क्या है इस पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, अर्टिकेरिया में स्किन रैशेस होते हैं और उसमें रैश ट्रिगर्ड बाई, क्या हो रहा है, फूड के कारण हो सकते हैं, एलर्जी के कारण हो सकते हैं, टेम्परेचर वेरिएशन के कारण हो सकते हैं, मेडिसिन रिएक्शन की वजह से हो सकते हैं। बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से ये रैशेस होते हैं। स्क्रीन थोड़ा सा बड़ी हो जा रही है, ठीक है। हाँ, उसकी वजह से हमें सीवियर इचिंग होती है और डिस्कम्फर्ट फील होता है। तो ऐसी ही एक पेशेंट मेरे पास भागलपुर से दिखाने आई थी। वो एक्चुअल में लखनऊ में पढ़ाई कर रही थी। तो उसको उसके किसी फ्रेंड ने बताया मेरे बारे में। वो उसने मुझसे कांटेक्ट किया और दिखाने आई। उसी का केस मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो उसको इस तरह से अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम थी। अ, 3 साल से थी उसको पिछले, लेकिन 3 मंथ से सीवियर अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम हो रही थी और उसको ये इस तरह के दिक्कत होती थी। कभी भी होने लगती थी, कोई समय नहीं था इसका। कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी शाम। तो वो बहुत परेशान थी, एलोपैथिक ले रही थी 3 साल से। जब एंटी एलर्जी कितने समय तक लेती रहती थी, ठीक रहता था, और जैसे ही एंटी एलर्जिक उसकी बंद होती थी एलोपैथिक, फिर ये दिक्कत होने लगती थी। इसके साथ साथ उसको बचपन से अस्थमा की भी दिक्कत थी। जब वो 7 साल की थी तब वो अस्थमेटिक प्रॉब्लम उसको डेवलप हुई। तब से वो इनहेलर ले रही है। अपना जब शुरू हुआ तो सिम्टम्स लिए, स्किन में इरप्शन, अर्टिकेरिया, माइंड में कंपनी डिजायर फॉर, कंपनी उसको चाहिए थी, वीपिंग इजिली,
माउथ में डिस्कलरेशन, टंग वाइट, परस्पायरेशन, ओडोर ऑफेंसिव, उसके पसीने से बहुत स्मेल थी। तो ये सारे सिम्टम्स लेने के बाद दवाइयां आ रही थी, पल्स, लाइको, सीपीआर, रेस्टॉक्स। लेकिन जैसा मैंने बताया, उसको अर्टिकेरिया की दिक्कत थी, उसके साथ साथ उसको अस्थमा की भी दिक्कत थी। और मैंने जब रिपर्टराइज करना शुरू किया, तो एक सिम्टम मुझे मिला, रेस्पायरेशन अस्थमेटिक अल्टरनेटिंग विद अर्टिकेरिया। उसमें सिंगल मेडिसिन पड़ी हुई है, कैलेडियम। लेकिन एक तो अल्टरनेटिंग नहीं था उसका, कि जब अस्थमा होता हो उसके बाद आराम मिलता हो, कुछ समय बाद अर्टिकेरिया की दिक्कत होने लग जाती हो। तो ऐसा सिम्टम भी नहीं था, और कैलेडियम जैसा उसका स्वभाव भी नहीं था। तो इसलिए मैंने कैलेडियम ना सेलेक्ट करके, और इसी के साथ पल्सेटिला सेलेक्ट की। पल्सेटिला जैसा उसका स्वभाव था, एल्डिंग था उसका नेचर। तो और बताऊं मैं, उसकी हिस्ट्री थी, लड़की थी, जो उसका फ्रेंड उसको लेके आया था, उसके साथ उसका अफेक्शन रहा है। लेकिन उससे मैंने जब हिस्ट्री ली, तो उसने बताया कि सर, मैंने पूछा कोई दुख हिस्ट्री में, उसने बताया कि लव डिसअपॉइंटमेंट है। तो मैंने उसको रिपर्टराइजेशन में नहीं लिया है। उसके पीछे कॉन्सेप्ट बस इतना ही है कि उसके बॉडी लैंग्वेज से वो दुख दिखा नहीं। और मैंने जब उससे डीपली पूछा, तो बोली इतना अब दुख नहीं है, अब नॉर्मल है, शुरू में थोड़ा सा लगा था। तो एलिमेंट फ्रॉम लव डिसअपॉइंटमेंट इसलिए लेने लायक मुझे इसमें नहीं लगा। तो मैंने पल्सेटिला लिया। पल्सेटिला से उसके केस में बहुत अच्छा आराम मिला, 4-6 महीने दवा चली। उसके बाद ये उसका ट्रीटमेंट बंद होने के टाइम का वीडियो है, जो मैंने बनाया। उसको बहुत आराम था, अस्थमा में भी उस 6 महीने के दौरान उसको एक बार भी इनहेलर नहीं लेना पड़ा। नहीं तो उसको, अभी जैसे मैंने, मुझे आज ये केस रिप्रेजेंट करना था, अगस्त में लास्ट टाइम, उस लास्ट ईयर उसकी अगस्त में मेडिसिन बंद हो गई थी। मैंने कल उससे कांटेक्ट किया व्हाट्सएप पे कि कैसी हो बेटा, कोई प्रॉब्लम अर्टिकेरिया वाली? उसने बोला नहीं सर, अभी तक टिल डेट अभी तक कुछ नहीं वैसा दिक्कत हुआ। तो मैंने कहा अस्थमा वाला? तो बोलिए सर, फिर से अभी वो 15-15 दिन पे अस्थमा की वही इनहेलर लेना पड़ता है। तो कारण ये था, उस टाइम दवा बंद करने का मैं तो चाहता था चलाऊं, लेकिन कई बार क्या होता है, पेशेंट जिस कंप्लेन के लिए आपके पास आया है, उसको आप चाहे जितना समझाओ, उसको लगता है कि डॉक्टर बस चाह रहे हैं कि पेशेंट लगा रहे। तो उसकी मदर बड़ा एंजाइटी में थी कि डॉक्टर साहब कब बंद करेंगे आप, इलाज कब ठीक होगा? हमने कहा ठीक तो है, अगर आप चाह रही हैं कि बंद कर दूं मैं, तो मैं बंद कर देता हूं। तो मैंने बंद कर दिया था उसका इलाज। ये देखिए। अच्छा, बैडमिंटन चल, समर में एग्जाम से भी बात नहीं आ रही, बहुत लंबा छुट्टी मार ली तुमने। ठीक है, तो इधर तुम्हें अर्टिकेरिया वाली दिक्कत 1.5 महीने से नहीं हुई है? नहीं सर, तो कुछ नहीं हुई है। और जो तुम्हारी जो धुएं और डस्ट से दिक्कत हो जाती थी, अस्थमा वाली? सर वो वीक में एक बार हुआ था, बस फिर अपने आप ठीक हो गया बिना। कितने समय पहले? अपने आप। ये जब ये पूजा चल रहा था ना, आज की दुर्गा का पूजा, उसी टाइम में तो वो हुआ हुआ नहीं होता पूजा करने के टाइम पे, उसके एक बार हुआ था। नहीं लेना पड़ा। उसके पहले 4 महीने पहले तुम्हें सीपीआर हुआ था, जब इलाज हुआ था उसके 1 महीने बाद। हाँ हाँ। उसके बाद से इनहेलर नहीं लेना पड़ा था कभी? नहीं सर, उसके बाद नहीं लेना। पहले कितने दिनों पे हो जाता था? सर इधर तो बहुत टाइम से नहीं हुआ था, तो मेरे को मतलब 6 महीने में एक आध बार कभी कभार हो जाता था, ज्यादा नहीं था। अच्छा, बाकी बहुत जल्दी जल्दी इनहेलर नहीं लेना पड़ता था? नहीं नहीं। और अर्टिकेरिया वाली दिक्कत अब एकदम ठीक है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले कितना हो जाता था? तो पहले तो डेली से हो रहा था, पर अब बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, मतलब 1 महीने से तो एक बार भी नहीं हुआ है। बहुत बढ़िया। तो तुम्हारा इलाज, और कुछ तो दवा नहीं खा रही थी मेरी दवा के अलावा? बाल के इलाज के अलावा और कोई दवा नहीं?
होम्योपैथिक होम्योपैथिक एलोपैथिक आयुर्वेदिक किसी भी तरह की? नहीं सर, कोई दवा नहीं, बस वही सिर्फ मुझे से ही दवाई चल रही थी पाल के द्वारा ही। हाँ। चलो बहुत बहुत बढ़िया, तुम ठीक हो गई हो, तुम्हारा इलाज हाँ। कोई दिक्कत होती है कभी भी तो कॉल करना, है ना? हाँ हाँ ठीक है सर। मतलब अगर इनकेस अगर प्रॉब्लम होता है तो कॉल करने से फिर वापस से मतलब वहां जाना पड़ेगा कानपुर या? नहीं नहीं नहीं, जाना नहीं पड़ेगा, हम बाल तुम्हारा रख लेते हैं, बाल तुम्हारा संभाल के रख देंगे। बाई चांस कभी कोई दिक्कत आती है तो हमें बताना है ना, कोई दवा नहीं खाना है। ठीक है ठीक है, ओके। हाँ हाँ ठीक है, ओके बेटा, बाय बाय। अच्छा, बैडमिंटन चल रहा है तुम्हारा? तो ये केस था अर्टिकेरिया का। इसके इसका जो मैंने बोला अस्थमा वाली प्रॉब्लम, देखिए फिर से रिलैप्स हो रही है। यही होता है पेशेंट जब जल्दबाजी करता है तो उसकी सारी प्रॉब्लम्स पूरी तरह से नहीं जा पाती हैं। अगर ये उस टाइम थोड़ा सा और कंटिन्यूएशन में ट्रीटमेंट रखती तो शायद अस्थमा भी, क्योंकि पूरी तरह क्योर होता ही है होम्योपैथी में, तो अस्थमा भी ठीक हो जाता है। मैं इसका चैट दिखाता हूँ कि कल जो मैंने इससे चैट किया था, ये देखिए, कैसी हो सौम्या, तुम्हारी अर्टिकेरिया वाली प्रॉब्लम कैसी है? नहीं सर, दोबारा से नहीं हुआ है, एकदम ठीक है अब। उसके बाद मैंने पूछा अस्थमा कैसा है, तो अस्थमा के लिए इसको हर 15 दिन पे, 10 से 15 दिन के इंटरवल पे इनहेलर लेना पड़ रहा है। तो अगर ये उस टाइम थोड़ा सा कंटिन्यूएशन में रुकती तो इसका अस्थमा भी ठीक होता। जैसे अर्टिकेरिया का उस टाइम चल रहा था ट्रीटमेंट, तो क्योंकि हम लोग सिर्फ अर्टिकेरिया के सिम्टम पे दवा नहीं देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन उसकी मैंने सेलेक्ट की थी, पल्सेटिला। मैं इसीलिए इसका चैट दिखा रहा हूँ कि ये आई मेरे पास अस्थमा से परेशान होके नहीं थी, ये मेरे पास अर्टिकेरिया के लिए। तो इसलिए जब हमें पेशेंट को ट्रीट करना है तो सिर्फ उसके डिजीज के बेसिस पे नहीं ट्रीट करना है कि उसको क्या बीमारी है, एक ही बीमारी को फोकस नहीं करना जिससे वो सबसे ज्यादा परेशान है। उसको पेशेंट एज ए होल हमें ट्रीट करना है। तो उससे क्या होगा कि उसको वो जिस बीमारी से अभी ज्यादा परेशान है उसमें तो आराम मिलेगा ही, उसके साथ दूसरी उसकी जो दूसरी दिक्कतें हैं उनमें भी आराम मिलता है। तो वही वो अभी बता रही थी, अस्थमा वाली प्रॉब्लम जब ट्रीटमेंट चल रहा था तो 4-6 महीने नहीं हुई थी, उसको इनहेलर नहीं लेना पड़ रहा था। और अभी फिर से देखिए साल भर भी नहीं हुआ, उसको 10-15 दिन पे इनहेलर लेना पड़ रहा है। अब आते हैं अपने दूसरे केस पे, जो कि सोराइसिस का है। सोराइसिस, जैसा कि आप सभी लोग जान ही रहे होंगे, एक ऑटो इम्यून डिजीज है। और अपने एलाइड में तो यही पढ़ाया जाता है, इनक्योरेबल है, बस उसको कुछ समय के लिए रोका जा सकता है। कंडीशन विच स्किन सेल्स बिल्ड अप एंड फॉर्म स्केल्स एंड इची ड्राई पैचेस। तो इसमें स्केल्स निकलते हैं। एक्जिमा और सोराइसिस में डिफरेंस करना कुछ स्टूडेंट्स या जूनियर्स कहते हैं बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए, क्योंकि दोनों ही जॉइंट बेंट पे होते हैं, जैसे नीज एल्बोज दोनों की साइड काफी कॉमन हो जाती है एंकल्स में। तो कई बार उनको डिफरेंशिएट करने में, तो हाँ, सोराइसिस पे बात हो रही थी। तो इसमें मोस्ट कॉमन सिम्टम यही होता है, थिक स्किन पैचेस विद सिल्वरी स्केल्स। कॉमन साइट सभी को पता होंगी, इसमें नीज एल्बो जॉइंट्स। कॉजेज क्या होते हैं, ये ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज सेल्फ बॉडी अपने सेल्स को डिस्ट्रक्ट करने लगती है, मिस कंफ्यूज होके। कारण बहुत सारे होते हैं, हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेस, ओबेसिटी भी एक कारण, जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेट अगर प्री डिस्पोजिशन है आपका, आपकी फैमिली हिस्ट्री में सोराइसिस रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो नेक्स्ट जनरेशन में भी। डॉक्टर नेहा, मैं जुड़ा हुआ हूँ ना? बिल्कुल बिल्कुल।
जी आपकी जी। लेकिन सर स्लाइड ये नहीं चल रहा है, मतलब स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है? नहीं, स्क्रीन शेयर हो रही है, पर जो वो आप बोल रहे हैं वो टॉपिक आप हाईलाइट कर दीजिए प्लीज। अच्छा अच्छा। हाँ जी। जी जी। अब ठीक है। हाँ जी। तो जेनेटिक कारण हो सकता है, प्री डिस्पोजिशन। जैसे अगर उसकी फैमिली में पहले किसी को रही है तो वो फिर से हो सकता है परिवार में किसी नेक्स्ट जनरेशन में किसी को भी। और इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर, इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स। जैसे अभी एक बच्चा मेरे पास आता था, उसको डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम थी, सिंपल डर्मेटाइटिस की। लेकिन बचपन से उसके फादर उसको, जब वो 6 महीने का था तब उसको एनस के राउंड इचिंग की दिक्कत शुरू हुई, रेडनेस के साथ। और किसी मेडिकल स्टोर वाले से उन्होंने कांटेक्ट किया, उसने उनको 2 स्टेरॉयडल ट्यूब दे दिए मिला के लगाने के लिए, क्योंकि नॉर्मल फंगल ट्यूब पहले वो दे रहा होगा, नहीं आराम मिल रहा था, तो उसने दोनों स्टेरॉयड ट्यूब मिला के लगाने के लिए दे दिए। तो वो अभी 8 साल का है, तो वो बचपन से जब भी उसको थोड़ा सा भी हो, वो हर बार बढ़ता जा रहा था, थोड़ा सा भी हो वो ट्यूब लगा दें, वो चीज ठीक हो जाए उसकी। तो उससे वो उनको लगता था कि तुरंत आराम मिल गया। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए एलोपैथी में बस यही है कि लगाओ या दवा खाओ तुरंत आराम मिल जाए, सबसे अच्छा, तो वो बड़ा खुश रहते थे। लेकिन अभी जब उसकी दिक्कत बहुत बढ़ गई, उसके साथ उसको सर्दी जुकाम की भी दिक्कत थी, तो वो मेरे पास आए सर्दी जुकाम का इलाज कराने की। उसको बार बार एलर्जी की प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने उनसे डिस्कस किया, जब उसकी केस टेकिंग करने लगे तो उन्होंने बताया डॉक्टर साहब इसको एक ये स्किन की भी दिक्कत होती है बार बार। तो स्किन की दिक्कत में होता क्या है, जब इसको होता है मैं हम ये ट्यूब लगा देते हैं इसको ठीक हो जाता है। तो हमने कहा अच्छा। तो फिर लेकिन बोले कि अभी इसको डॉक्टर को मैंने दिखाया तो उन्होंने बोला कि अब ये नॉर्मल स्किन की दिक्कत नहीं है, ये सोराइसिस हो गया। सोराइसिस क्या होता है? हमने बताया, उनको समझाया कि आप ये जो बार बार ट्यूब लगा रहे थे, सप्रेशन की वजह से इसको बड़ी बीमारी बन गई है। ये सोराइसिस ऑटो इम्यून डिजीज है। आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो कंफ्यूज हो गया है कि आपकी जो अपनी सेल्स कौन सी हैं, और या जो आपका इन्फेक्शन वाला पार्ट है बैक्टीरिया वायरस वो कौन है, तो वो अपनी सेल्स को ही डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो एक इम्यून सिस्टम और ये इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स भी सोराइसिस के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है। उस बच्चे को सोराइसिस हुआ, वो सर्दी जुकाम का हमसे ट्रीटमेंट करा रहे थे, उसको आराम भी मिला था। लेकिन वो क्या हो रहा था, जब सर्दी जुकाम में आराम मिल रहा था उसी दौरान मैंने ट्यूब बंद करा दिया, उसकी सोराइसिस वाली दिक्कत और वो स्किन में इचिंग वाली दिक्कत बढ़ने लगी। वो फिर परेशान, डॉक्टर साहब वो ट्यूब लगा देंगे तुरंत ठीक हो जाएगा। तो मैंने गुस्से में उनको डांट के उनके बच्चे का काफी समझाने के बाद जब नहीं माने, तो मैंने कहा मैं इसका भी सर्दी जुकाम का भी ट्रीटमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ऐसे क्या है कि अपना नाम खराब होता है कि वो बीमारी जा नहीं रही है। तो ऐसे भी पेशेंट हैं। लेकिन अभी आज मैं जो केस दिखाने जा रहा हूँ उनको भी सोराइसिस की 10 साल से दिक्कत थी, और उसमें काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट और बहुत अच्छा आराम है उनको, और टिल डेट उनको अभी इस टाइम सोराइसिस से। ये पेशेंट थी, ये इनकी पिक्चर्स हैं। ये इस तरह से इनको सोराइसिस की प्रॉब्लम थी, 10 सालों से ये परेशान थी सोराइसिस से। देवरिया की पेशेंट है। देवरिया की ही एक और पेशेंट का सोराइसिस का प्रॉब्लम ठीक हुआ था, उन्होंने इनको बताया, फिर ये दिखाने आई मेरे पास। इसके साथ इनको 2-3 और भी दिक्कतें थी। एक सेकेंड, केस टेकिंग। इनको हाइपोथायराइडिज्म भी था, सर दर्द हो जाता था हर दूसरे चौथे दिन, दर्द रहता था बैक में और हाथ के पंजों में। ठीक है। और फैमिली हिस्ट्री में यूट्रस कैंसर, हाइपरटेंशन, किडनी प्रॉब्लम, शुगर, मामा जी को भी कैंसर था। तो इनकी केस टेकिंग के बाद मैंने जो सिम्टम्स लिए, एक्टिविटी, डिजायर्स एक्टिविटी, क्रिएटिव एक्टिविटी, ये इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी कुछ ना कुछ करते रहने की, कुछ क्रिएटिव करने की आदत थी, सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग,
तो इसके लिए मैंने इनका एक सिम्टम लिया था, क्रिएटिव एक्टिविटी डिजायर्स, एंजाइटी बिजनेस अबाउट, बिजनेस की इनको बहुत चिंता रहती थी, हस्बैंड से डेली बात करना कि क्या चल रहा है बिजनेस में, क्या नहीं चल रहा है, जबकि इनका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं था। थोड़ा सा बिजनेस बीच में दिक्कत हुई थी, तब से ये रेगुलर हस्बैंड से बिजनेस पे, फैमिली अबाउट, फॉर सेकेंड फीलिंग हस्बैंड ध्यान नहीं देते थे। बीमारी एक तो ऐसी हो गई और हेल्दी बहुत हो गई थी, तो हस्बैंड की तरफ से को अपनापन नहीं महसूस करती थी जो मिलना चाहिए। और स्किन में इरप्शन, सोराइसिस, फूड एंड ड्रिंक में स्वीट डिजायर, ये सारे सिम्टम लेने के बाद मैंने दवा सेलेक्ट की, कैलकेरिया। हालांकि सल्फर फर्स्ट नंबर पे आ रही थी, लेकिन बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन और सारी चीजों को देखते हुए, एंजाइटी बिजनेस और पैसे पे ध्यान, कैसे घर चलेगा, क्या होगा, पैसे की बहुत चिंता थी, इसलिए कैलकेरिया का बहुत फोकस होता है। हाँ, सल्फर थोड़ा इगोस्टिक होता है, इनकी सास से भी बहुत अच्छी नहीं बनती थी, तो एक स्ट्रेस उनकी तरफ से भी मिलता रहता था। तो उस चीज को लेके भी इनके अंदर एक गुस्सा नहीं कह सकते हैं, एक फॉरसेकन फीलिंग वाला ही था, अपनापन नहीं महसूस करती थी। तो लेकिन उनसे कोई गुस्सा ऐसा नहीं था कि ईगो वाली प्रॉब्लम हो, जैसे सल्फर थोड़ा इगोस्टिक होता है, किसी की बात बुरी लग जाए फिर वो अपनी तरफ से अप्रोच नहीं करता है। लेकिन ये बहुत हंसमुख और जॉली नेचर, अपने तरफ से बात भी कर लेती थी। तो ये है इनका 2 महीने बाद ट्रीटमेंट के। रंजना जी, आप मेरे पास 1 सितंबर 2024 को दिखा गई थी। देवरिया से आप मुझे दिखाने आई थी। क्या दिक्कत थी आपको और अभी कैसी हैं? जी जी जी। अभी और कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और इसमें आप जब आई थी तब बता रही थी कि कोई दवा खा रही थी काफी दिनों, होम्योपैथिक ही ले रही थी आप, तो देवरिया में ही। तो उसको लेते हुए भी आपको बहुत ज्यादा जलन उस टाइम बढ़ गई थी जब मेरे पास दिखाने। जी जी। Received 1000 rupees on Google Pay for business. 10 साल से इतना आराम नहीं मिला जितना। जी 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 जी। बहुत अच्छा, धीरे से आप ठीक हो जाएंगी। आज 16 नवंबर 2024 है। 2 महीने 2.5 महीने में आपको काफी अच्छा रिलीफ मिला है, और थोड़ा बहुत जो हल्के फुल्के स्पॉट रह गए हैं वो भी एकदम ठीक हो जाएंगे। बस थोड़ा सा लग के करती रहिएगा। एक कंप्लीट कंप्लेंट्स का वीडियो। इसके साथ आपको सर में दर्द ही रहता था, है ना? जब भी व्रत रह लें या कुछ एक दर्शन हो जाए तो आप, हाँ, तो अब सर का दर्द कैसा है? इधर बीच हुआ 1 डेढ़ महीने से कोई दर्द नहीं हुआ। और कमर वाला दर्द, अभी जैसे आप बता रही हो फैजाबाद अयोध्या जी से आई हो, तो इतनी दूर लॉन्ग सिटिंग के बाद बिल्कुल दर्द नहीं है। हाँ, बाकी हाँ, परमानेंट नहीं है, उस तरह का दर्द नहीं है जो हो जाता है। चलिए, बहुत अच्छा है। ये सोराइसिस पे था। हाँ, अर्टिकेरिया का केस मैंने अभी दिखाया था। अर्टिकेरिया में एक पेशेंट मेरे पास और आया था। खैर, मेरे पास ना ही वीडियो है ना ही फोटोज हैं, लेकिन उनके केस में बहुत अच्छा था। मैंने पहले उनके लिए मैंने दवा सेलेक्ट की थी, नेट्राम्योर। नेट्राम्योर सेलेक्ट की, लेकिन नेट्राम्योर से उनका आराम तो मिल रहा था,
लेकिन जा नहीं रहा था। तब काफी डीप केस टेकिंग के बाद, बार बार पूछने के बाद पेशेंट से मुझे एक सिम्टम मिला कि जब पसीना ज्यादा आता है डॉक्टर साहब, तब मुझे अर्टिकेरिया बहुत होता है, तब मतलब स्पित्ती बहुत उछलती है। तो फिर मैंने रिपर्टरी किया, तो रिपर्टरी में एक सिम्टम मिला स्किन में अर्टिकेरिया, पर्सपायरेशन ड्यूरिंग। दो दवाइयां थी, एक रेस्टॉक्स, दूसरी एपिस। तो रेस्टॉक्स उनके रिपर्टराइजेशन में तीसरे चौथे नंबर पे आ भी रही थी। फिर मैंने रेस्टॉक्स की, उस दिक्कत को भी अभी 6 महीने हो गए, पूरी तरह वो ठीक हो गई थी। तो लेकिन उनसे भी मैंने कांटेक्ट किया था कि शायद उनकी फोटो, तो फोटोज नहीं मिली, तो फिर मैंने उनका वीडियो भी नहीं लिया। तो ये होता है। ऐसे ही एक तीसरी बीमारी पे मैं डिस्कस करूंगा, विटिलिगो। ये भी एक क्रिटिकल स्किन डिजीज है। अ, इसका कॉज, विटिलिगो क्या होता है, वाइट स्पॉट्स हो जाते हैं हमारी स्किन पे। तो ल्यूकोडर्मा और विटिलिगो, इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन होता है, ल्यूकोडर्मा किसको बोलते हैं, विटिलिगो क्या होता है। तो ल्यूकोडर्मा एक मतलब बड़ा टर्म है। स्किन डिस्कलरेशन, हम जल जाएं, कोई इंजरी हो जाए, कहीं पे रेगुलर मैकेनिकल इंजरी हो रही है, उसके कारण जो डिस्कलरेशन हो जाता है, उसको हम ल्यूकोडर्मा टर्म देते हैं। लेकिन जब बॉडी इटसेल्फ मिलेनोसाइट सेल्स को डिस्ट्रक्ट करती है, उसको हम विटिलिगो कहते हैं। तो विटिलिगो भी सोराइसिस की तरह ही ऑटो इम्यून डिजीज है, disease that causes loss of skin color, blotches. Vitiligo occurs when pigment producing cells die or stop functioning. तो तब होता है। इसके भी कारण अननोन है, अभी स्टडी चल रही है, लेकिन जो होम्योपैथी में हम लोगों ने समझा है, कहीं ना कहीं एक तो जेनेटिक तो होता ही है, प्री डिस्पोजिशन है, अगर किसी के अंदर पहले फैमिली हिस्ट्री में उसकी रहा है बात, सफेद दाग। आज भी गांव में, इसको गांवों में बहुत छुआछूत के नजरों से देखते हैं, जिसके घर में किसी लड़की को है तो लोग शादी नहीं करना चाहते हैं। तो जबकि ये वैसी कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, लेकिन फिर भी काफी जागरूकता हुई है लोगों में। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग व्हाइट स्पॉट से बचते हैं, छूना नहीं चाहते हैं वैसे पर्सन को। तो ये भी एक बीमारी है जो जल्दी ठीक नहीं होती है, लेकिन अपने होम्योपैथी में ठीक होती है। तो ये बच्ची मेरे पास आई थी वाइट स्पॉट के लिए। इसका केस मैं दिखाता हूँ। इसको इस तरह से वाइट स्पॉट था सर के पीछे, आफ्टर ट्रीटमेंट ये ऐसा हो गया। इस केस में एक चीज और थी कि इसको व्हाइट स्पॉट के लिए जब मेरे पास आई, तो इसका 3-4 महीने इलाज चला, हल्का होने लगा पीछे वाला। लेकिन इसके फादर को एंजाइटी थी कि डॉक्टर साहब बहुत टाइम लग रहा है। मैंने इसकी दवा कैलकेरिया सेलेक्ट की थी इसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। लेकिन वो एंजाइटी में 6 मंथ बाद मैंने उनको बहुत समझाया कि ऐसे केसेस में टाइम लगता है, लेकिन वो एलोपैथी में स्विच कर गए। एलोपैथी में स्विच कर गए तो पहले उसके ये पैर पे जो स्पॉट है, ये नहीं था। लेकिन एलोपैथी ट्रीटमेंट के दौरान इसको ये जब स्पॉट आया, तो वो फिर रिवर्स मेरे पास आया कि डॉक्टर साहब ये देखिए, ये स्पॉट होना शुरू हो गया पैर में। तो आप सही कर रहे थे, आप ही ट्रीटमेंट चालू रखिए। तो फिर ये, लेकिन इस दौरान उन 1.5-2 साल बाद आए मेरे पास। फिर इसका मैंने ट्रीटमेंट चालू किया, और उसके बाद ये हमारा स्पॉट पीछे वाला दिखाओ बेटा। इसको आंख के ऊपर भी एक स्पॉट था। सही है, आँख के ऊपर भी तुम्हें था पहले शुरू में। हाँ, हाँ, ये भी सही है। ठीक है, आज से तुम्हारा इलाज बंद कर दे रहा है। आज कितनी तारीख है? 23 फरवरी 2025 की।
आज से तुम आजाद। एक ये वाइट स्पॉट का केस है, एक दूसरा केस वाइट स्पॉट का। इनका अभी पहले से बहुत इम्प्रूव हो गया, अभी क्योर की कंडीशन में नहीं है, ठीक होने की कंडीशन में नहीं है। लेकिन ये देखिए शुरुआत में जब आई मेरे पास तो ये कंडीशन थी इनकी। आफ्टर ट्रीटमेंट अभी 3-4 मंथ हो गए हैं, तो ये इस तरह से हो गया है। उस बच्ची की दवा चल रही है की शुक्ला की कैलकेरिया, इनकी दवा चल रही है कार्सिनोसिन। एक और ये बच्चा है, इसका भी अभी चल रहा है ऋषि शुक्ला, ऋषि मिश्रा। इसको दोनों साइड आईज के स्पॉट थे, ये अभी आफ्टर ट्रीटमेंट इसकी दवा चल रही है आर्सेनिक। तो डिपेंड करता है कि केस टेकिंग के आधार पे हम क्या दवा सेलेक्ट कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होगी, उसको हर चीज में पेशेंट को आराम मिलेगा। और दूसरी चीज है कि एक और चीज जो सभी लोग जानते होंगे कि हम जब कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन या कोई भी मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं होम्योपैथी में, तो हमें हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर को बहुत जरूर फॉलो करना होता है। हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर अगर हम सही डायरेक्शन में हैं तो सबसे पहले उसकी भूख नींद प्यास अच्छा होना चाहिए, उसको अंदर से अच्छा फील होना चाहिए। तो डॉक्टर जॉर्ज विथॉल्कस सर की बुक है द साइंस ऑफ होम्योपैथी, उसमें लेयरिंग ऑफ डिजीजेस दिया हुआ है। तो उसमें सिस्टम वाइज दिया हुआ है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी के लिए क्या है और सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट सब है, लेकिन कब किसकी इंपॉर्टेंट किस लेवल उस पे है। तो उन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस माइंड के सिम्टम्स को दिया है। माइंड, उसके बाद आता है हमारा नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ब्रेन, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। उसके बाद हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम, फिर स्केलेटन सिस्टम, फिर मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम, और लास्ट में स्किन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे अर्टिकेरिया में तो आराम मिल रहा है लेकिन हमारी सांस की दिक्कत बढ़ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमें अर्टिकेरिया में आराम मिल रहा है तो हमें सांस की दिक्कत में भी आराम मिलना चाहिए, जैसा कि उसके साथ हुआ। हाँ, लेकिन उसकी सांस की दिक्कत ज्यादा पुरानी थी, वो ज्यादा बाद में जाएगी। अकॉर्डिंग टू हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर, सिम्टम्स डिसअपियर इन द ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस। जैसे जैसे सिम्टम्स आए हैं वैसे ही रिवर्स ऑर्डर में उसके हमारे सिम्टम्स जाएंगे, हमारी बीमारी जाएगी। जो सिम्टम सबसे बाद में आया वो सबसे पहले जाएगा, और जो सिम्टम सबसे मतलब जो बीमारी सबसे पहले आई वो सबसे बाद में जाएगी। तो ये हमें जरूर ध्यान रखना है। और ये 3 केसेस थे जो मैंने बताए। इन केसेस से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, किसी की कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछें। एनीवन? डॉक्टर जितेंद्र ने काफी बढ़िया केसेस दिखाए विटिलिगो के, आर्टिकेरिया, सोरियासिस के। और विटिलिगो स्पेशली जो बहुत ही मुश्किल माना जाता है ट्रीट करने के लिए, उसमें अगर होम्योपैथी से रिजल्ट आ जाए तो इससे बड़ी बात कोई नहीं होती। क्योंकि आज की डेट में विटिलिगो भी हर, आई गेस, हर 10वें आदमी को विटिलिगो हमें फाइंड हो रहा है। काफी कॉमन हो गए विटिलिगो केसेस, और क्योंकि एक तरीके से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बनता जा रहा है ये, छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक में सभी एज ग्रुप्स में आ रहा है। काफी बढ़िया प्रेजेंटेशन रहा डॉक्टर जितेंद्र का। किसी का कोई सवाल है या कुछ इनपुट अपना देना चाहता है तो दे सकते हैं। चैट बॉक्स में टाइप करिए। यस, उसको बड़ा कैसे करना है? जितेंद्र जी, आपने जो जी अभी बताया 2-3 बातें मुझे लग रहे थे आपके, और काफी जी। आपने माइन्यूटली केस को स्टडी किया है। और
जो आप चर्चा कर, एक अभी तो लोग अभी कुछ कमेंट्स नहीं है, नाइस केस सर बताया है, खाली अच्छा केस है आपका, ये बता रहे हैं डॉक्टर तेजस्वी पाटिल ने कहा है कि केस बहुत अच्छा है। जितेंद्र जी, एक चीज का जो मैग्नेटिक रिलेशनशिप आपने बताया, क्या ऐसा माना भी जा सकता है कि स्किन डिजीज जो है तो बिना मैग्नेटिक रिलेशंस के होगा? आप क्या सोचते हैं इस पर? सर एक सेकेंड, आवाज थोड़ा सा आपकी धीमी आ रही थी। मैं पूछ रहा था कि मैग्नेटिक जी रिलेशन स्किन डिजीज के साथ में है या बिना स्किन मैग्नेटिक रिलेशन के भी स्किन डिजीज होगा? नहीं सर, मैथमेटिक रिलेशन बहुत जरूरी है उसको कंसीडर करना। लेकिन जितना कि मैं जानता हूँ कि डॉक्टर विथॉलकर सर ने ही द साइंस ऑफ होम्योपैथिक बुक में अपने एक वो दिया हुआ था केस। तो उसमें उन्होंने बताया था कि एक पेशेंट बच्चा था 4 इयर्स का, उसको भी कैंसर था। और एक 70 ईयर्स की लेडी थी, उन उसको भी कैंसर था। तो उनका ये कहना था कि कैंसर दोनों को ही है, लेकिन जो 70 ईयर्स की लेडी है वो थ्रू आउट लाइफ 70 सालों तक अच्छा मतलब अच्छी रही, कोई क्रिटिकल इलनेस नहीं हुई उसको। लेकिन अभी 70 साल की उम्र में आके उसको कैंसर जैसी बीमारी डेवलप हुई। तो उसके पीछे उसको में कौन सा मियाज्म हो सकता है। तो उन्होंने बताया कि ऐसे केसेस में सोरा का ही वो माना जाएगा कि कैंसर सोरिक मियाज्म के थ्रू हुआ है। और जबकि 4 साल के बच्चे को जो बीमारी हुई, उन्होंने उसको सोरोसिफिलिटिक मियाज्म के अंडर रखा। तो उनका ये एक्सप्लेनेशन था, कहना था कि जिस तरह का मियाज्म होगा उस तरह के सिम्टम्स आएंगे हमारे अंदर। उस तरह के सिम्टम्स को कंसीडर करते हुए हमें उस डिजीज को ट्रीट करना है, उस पेशेंट को ट्रीट करना है। मियाज्म जो भी होगा वो उसके सिम्टम्स के थ्रू ही दिखेगा। तो सर बाकी मैं हाँ, आपने तो बहुत अच्छा बताया है। मेरा जो सवाल था कुछ अलग ही था। मैंने पूछा था नॉन माइग्मेटिक स्किन डिजीज, नॉन माइग्मेटिक डिजीज माइग्मेटिक डिजीज या नॉन माइग्मेटिक डिजीज, समझ रहे हैं? जी जी माइग्मेटिक डिजीज और नॉन माइग्मेटिक डिजीज। जी तो मेरा कहना है कि कुछ बीमारी नॉन माइग्मेटिक होते हैं, ऐसा लोग देखने को मिला है। डॉक्टर हेनीमैन ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि कुछ बीमारियां, क्रॉनिक डिजीज को आप पढ़िए तो उसमें बड़ा जी स्पष्ट रूप से आपको समझ में आएगा कि नॉन माइग्मेटिक डिजीज कौन से होते हैं, माइग्मेटिक डिजीज कौन से होते हैं। नॉन माइग्मेटिक डिजीज को उन्होंने कहा जो लिंगरिंग नहीं हो, जो आपको चिपकने वाला नहीं हो, जो रिलैप्सिंग टेंडेंसी नहीं हो, और वन टाइम प्रेजेंटेशन हो और वो चला जाए। तो हम लोग इसको, डॉक्टर हेनीमैन ने ये भी जी जी बोला, सडन एक्सप्लोजन ऑफ द लैटेंट सोडा। जी जी और ऐसा हम लोगों को स्किन डिजीज में भी देखने को मिलता है, सडन बिल्कुल एक्सप्लोजन ऑफ द सोडा। सडन एक्सप्लोजन ऑफ द सोडा कहने का मतलब है क्या? हर एक आदमी के अंदर में सोडा है। जिसके जी पास माइंड है तो उसके पास में सोडा है, बिना माइंड सोडा के माइंड होगा ही नहीं, है ना? तो जहाँ माइंड है वहाँ सोडा है। तो माइंड में जी जहाँ भी सडन एक्सप्लोजन, अचानक, है ना, कुछ ट्रिगर, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, कुछ बाहर का कुछ दबाव पड़ा, तो इसके कारण भी आपको सडन एक्सप्लोजन होता है। उसको नॉन माइग्मेटिक के अंदर में माना जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये नॉन माइग्मेटिक हो सकता है, और लेकिन मेरा जो मानना है कि ये लैटेंट एक्सप्लोजन ऑफ द सोरा है, ये एक मानने वाली बात होती है। दूसरी बात जो आपने कहा, मैग्नेटिक रिफ्लेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग द मैग्नेटिक रिफ्लेक्शन, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कि माज्म को लेकर के बहुत भ्रमात्मक लोगों ने दिमाग में बैठा के रखा है। हर एक चीज में जी माज्म घुसाने का कोशिश करते हैं। अरे भाई, आप टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को ले लो, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को ले लो, आपको सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा। टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स कहने का मतलब ही होता है कि उसके अंदर में मैग्नेटिक का रिफ्लेक्शन थ्रू द सिम्टम्स है।
अलग से सोचने का दबाव नहीं। तो फिर बार बार दिमाग में माइज्म को भर करके आप क्या करना चाहते हैं? आप सिर्फ यही बताना चाहते हो कि माइज्मेटिक ये, इसका मतलब ये हुआ कि उनको माइज्म के विषय में जानकारी नहीं है और बार बार माइज्म की चर्चा करते हैं। ये मैग्नेटिक माइज्म में उसको कहता हूँ कि जो अंडरस्टैंडिंग हुआ मैग्नेटिक है, माने बिना दिमाग पे लगा करके सोचना होता है। माइज्मा तो है, लेकिन माइज्मा जी को देखना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। माइज्मा को देखना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। माइज्मा एक सिचुएशन है, कंडीशन है, और आपका लाइफ के पॉजिटिव फैक्टर से रिलेटेड, ठीक है ना? पॉजिटिव जी फैक्टर, जब पॉजिटिव फैक्टर्स हम कहते हैं तो कहते हैं कि हमको टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स में डॉक्टर हनीमैन ने यही बात को जोड़ा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले जो क्रॉनिक डिजीज के पहले का केसेस देखिए, डॉक्टर हनीमैन के केस स्टडी कीजिए, आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा डॉक्टर हनीमैन का केस टेकिंग बिफोर द माइज्मा एंड आफ्टर द माइज्मा, दोनों का आप देखिएगा तो लगेगा डॉक्टर हनीमैन के पहले वाले केस टेकिंग में उनका कॉजेशन को नहीं लिया, कारण को उन्होंने नहीं देखा। जो प्रेजेंटिंग सिम्टम्स, हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग सिम्टम्स को देख के इलाज करते हैं, तो उन्होंने नहीं लिया था। उसमें उनको रिलैप्स हो रहा था, रोगी ठीक हो रहा था, फिर से रिलैप्स कर रहा था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अरे रोगी रिलैप्स क्यों कर रहा है, तो यही उनका खोज का कारण बना। ये रिलैप्सिंग क्यों हो रहा है, बार बार हम दवा देते हैं, मेरी दवा सही है टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के हिसाब से, तो उनको टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स पहले कहने का आधार था डॉक्टर हनीमैन के 2 स्टेजेस को पढ़ना जरूरी होगा। टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को पहले कहने का मतलब था द प्रेजेंटिंग सिम्टम्स, प्रेजेंटिंग टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। लेकिन बाद में जब जो माइज्मा आया तो कहा कि नहीं, प्रेजेंटिंग टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स मीन्स द सिम्टम्स विच इज प्रेजेंट देयर along with the positive factors, along with the positive factors, कारण को जोड़ोगे तब जाकर के आपका ये खत्म होगा। तो कारण तो आ जाता है, तो जब आप कारण को ले लेते हो तो वह सोरिक होगा, साइकोटिक होगा, सिफिलिटिक होगा, नेचुरल है। जैसे कि आपने केस बताया विक्टल कॉस का, कि जो बच्चा का केस है और एडल्ट का केस है, तो दोनों का सिचुएशन लाइफ सिचुएशंस के हिसाब से ना आया। हाँ, तो इसके लिए कहा, बिल्कुल। हाँ, इसमें मैग्नेटिक और बार बार पागलपन की जैसा ये बात को करना, हर एक चीज में माइज्मा को घुसाना अच्छा नहीं होता है। सर इसमें एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जी सर। हम बहुत सारे डॉक्टर्स को, ऑथर्स को भी सुनता रहता हूँ, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि पहले से ही प्रिजुडाइज हो जाते हैं वो यस, बीमारियों को और सिम्टम्स को भी प्रिजुडिस होके, ये सिफिलिटिक है तो उनको सिर्फ सिफिलिटिक सिम्टम उठाने हैं। तो उसमें वो दिक्कत क्या ये उसमें दिक्कत यही होता है कि उनके दिमाग में दो चार दवा के सिवा कुछ दवा आता ही नहीं जी है सर। कि नहीं? उनके दिमाग में केवल यही आएगा कि सिफिलिटिक हो गया है तो मर्क्सल दे दो, सिफ्लिनम दे दो, ये सब दे दो, है ना। और साइकोटिक हो गया तो थूजा दे दो, इससे दवा तो बाहर निकल नहीं पाते हैं। सोरिक हो गया तो सल्फर दे दो। ये दिमाग से क्या होता है कि हम दवा के अपने एरिया को संकीर्ण बना देते हैं, है ना, सिकुड़ जाता है हमारा। इसलिए इस पे ध्यान देने के बजाय आप पॉजिटिव फैक्टर, डॉक्टर हनीमैन ने कभी नहीं कहा कि आपको माइज्मा को कहा कि आप पॉजिटिव फैक्टर्स को, माइज्मा का कहने का मतलब क्या है, माइज्मा वर्ड उन्होंने क्यों यूज किया, है ना, इसके पीछे भी तो कारण है ना, इसको भी तो देखिए। डॉक्टर हनीमैन ने माइज्मा वर्ड को क्या लाया। माइज्मा कोई नया शब्द तो नहीं था। माइज्मा शब्द का मतलब होता है पॉल्यूशन। कहाँ आपके अंदर में गंदगी प्रवेश किया, कहाँ आपके अंदर में प्रदूषण प्रवेश किया, ये ना है। तो प्रदूषण आपके कई एक प्रकार हो सकते हैं। आप अभी देखिए राजन संकरन का स्टेटमेंट देखिए। अब आप हनीमैन ने 3 माइज्मा की बात करी, अब आया कैंसर माइज्मा भी आ रहा है, अब ट्यूबरकुलर माइज्मा भी आ रहा है, अब अर्थराइटिस माइज्मा भी आ रहा है। तो माइज्मा क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स विच इंक्लूड्स द पॉजिटिव फैक्टर्स, है ना। तो माइज्मा को ऐसे समझना चाहिए, एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स which includes the positive factors, and when you think like that you have to think that कि बस हमको तो इसमें माइज्मा रखने का जरूरत नहीं है, और ये माइज्मा के चक्कर में पड़ करके हम अपने दिमाग को संकीर्ण नहीं, टोटलिटी वाइडनेस ऑफ द माइंड, है ना, दिमाग को खोलिए, बड़ा कीजिए, और उस बड़ा करने से आपको बहुत बढ़िया जानकारी मिलेगा। तो मैं इस बात को इसलिए भी बताना चाह रहा हूँ कि सभी बीमारी के साथ में लोग माइज्मा ढूंढने चलते हैं,
अरे माजमा, माजमा तो आपके सामने में बैठा हुआ है ना। माजमा को ढूंढने के लिए कहाँ जाना है सर ना। मैं एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगी हाँ बोलिए सर। कि जैसे कि हमारे पास पेशेंट आते हैं क्लिनिक, उनको कोई प्रॉब्लम है और उनके जैसे मदर फादर को कैंसर तब हुआ जब वो पैदा नहीं हुए थे, बिल्कुल। ठीक है ना। हम्म, जब वो पैदा नहीं हुए थे या फिर उनके पैदा होने के मतलब या फिर मतलब वो कंडीशन जो कैंसर हुआ है जब उनको प्रॉब्लम नहीं थी तब उनको कैंसर हुआ है, तो उस केस में वो कैंसर की हिस्ट्री कितना मायने रखती है? हाँ, नेहा जी आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा है। देखिए कैंसर को आप कैसे देखते हैं। कैंसर इज ए स्टेट, कैंसर इज द स्टेट ऑफ द लाइफ हाँ जी। सिचुएशन से, मैं इसको डिजीज नहीं मानता हूँ। और मैंने एक लेक्चर में बड़ा स्पष्ट जोर दे करके कहा था पूरे लेक्चर में। मैंने, मेरा एक लेक्चर था, चल रहा था एक सेमिनार में, मैंने कहा कि जो लोग कैंसर को रोग मानते हैं वो अपने दिमाग को पैथोलॉजी में बांध देते हैं, लेकिन कैंसर को जब एक सिचुएशन मानते हैं, स्टेज 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 ऑफ द लाइफ मानते हो, तो आपको आपको समझना पड़ेगा। कैंसर मीन्स क्या, ईटिंग योर सेल्फ, स्वयं को खाना। तो आप क्या एक दिन में खाना शुरू कर दोगे और आपको लक्षण पैदा हो जाएगा? नहीं। तो आज बच्चे पैदा होने के बाद में आपको कैंसर हुआ और ये बच्चे के पहले होने, तो क्या आपको ये मान के चले कि ये जो सिम्टम्स आज रिफ्लेक्ट हुआ है उसका पहले बीज नहीं था? हाँ है ना। इसलिए हम लोग जब हम लोग पेशेंट के हिस्ट्री में हम लोग पेशेंट के हिस्ट्री को जब देखते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कैंसर का हिस्ट्री है। पहला बात तो ये हो गया, एक कॉजिशन हम लोग को मिल रहा है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर उस कैंसर के हिस्ट्री के साथ में अब पेशेंट का प्रेजेंटिंग सिम्टम्स को देखते हैं। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। अगर पेशेंट का प्रेजेंटिंग सिम्टम्स, अगर कैंसर का बैक इम्पैक्ट होगा, इम्प्रिंट होगा, क्योंकि सभी पेशेंट में उसका इम्प्रिंट नहीं होता है। मेंडल्स लॉ जो बताता है कि जेनेटिक जो इनहेरिटेंस होता है सभी में इक्वल नहीं होता है ना। जैसे एक पिता के दो तीन और हाँ सर एक चीज ये भी हो सकती है कि जैसे कि कई बार जैसे कैंसर है वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है अपने आप को, जीन तरीके से लेटेंट हो गई है। लेटेंट जीन, बहुत हाँ अच्छा जी। ऐड किया। हाँ तो बताया कि उसको पेशेंट को जब हाँ कहते हैं कि ये आपको अगर पेशेंट के सिम्टम्स में रिलेट होने लगेगा, अगर हाँ जी। कार्सिनोसिन देखेंगे तो कार्सिनोसिन के लक्षण आपको दिखलाई पड़ने लगेगा जब सिम्टम्स कॉरस्पॉन्ड करना लगता है। मैंने एक इसी फोरम में एक केस बताया था जहां अर्थराइटिस का केस था, है ना, जोड़ का दर्द था, और सारे देखने के बाद में मैंने उसे ट्यूबरकुलर माइग्रेन की ओर ले गया। अब मेरे दिमाग में